बंगाल के तेजपुर में जन्मी और बेंगलुरु में पली बड़ी औरसिका देव बचपन से नृत्य की शौकीन रही हैं। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मन में अभिनेत्री बनने का ख्याल आने पर उन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर पिता की सलाह पर पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय का प्रशिक्षण हासिल किया। फिर मुंबई पहुंच गई। मुंबई में उन्हें सबसे पहले फिल्मकार नगेश कुन्नू के साथ फिल्म या हौसला में अभिनय करने का अवसर मिला। उसके बाद वह डॉक्टर शंकर द्विवेदी के निर्देशन में टीवी सीरीज उपनिषद गंगा में नजर आई। फिर हाथ द वीकली बाजार, NS8, रोड टू निधिवन, प्रेममयी, नसरुसा के साथ फिल्म चार्ली के चक्कर में जैसी फिल्में की। वह सीरीज सुराज भी की। फिर इंटरनेशनल फिल्म द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई का किरदार निभाकर विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद वह फ्लैश सहित कई वेब सीरीज में नजर आई। कुछ अन्य फिल्में की। पिछले दिनों वह साउथ के कलाकार बेलमकुंडा श्रीनिवास की फिल्म छटपटी में नुसरत भरूचा के संग प्रेरणा आई थी। इन दिनों वह एक इंटरनेशनल फिल्म सेमलेस की शूटिंग कर रही हैं। तो बहुत जल्द वह हेमंत तिवारी की विश्व की पहली वन शॉट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म लोमर में नजर आने वाली हैं। फिल्मी संगम चैनल ने औरसिका देव से उनकी अब तक की अभिनय यात्रा सहित कई मुद्दों पर लंबी बातचीत की। औरसिका जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और ये बताइए कि आपने अभिनय की शुरुआत की, क्या आपके घर में कोई कला का माहौल था? जी बिल्कुल। मेरी जो माँ है, मेरी जो मम्मी है सविता दे, वो जब कॉलेज में थी तो ड्रामेटिक एसोसिएशन में थी। उन्होंने कथक भी सीखा है, उन्होंने ड्रामा भी किया था। तो हाँ, मेरी मम्मी उससे जुड़ी हुई है। लेकिन उसके अलावा मेरी मम्मी के फैमिली में उनकी बहनें भी ड्रामा और डांस में सब जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके अलावा पापा के फैमिली से कोई ज्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो देन जो मेरी माँ का देन है वो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था। तो जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मैंने कथक सीखा है 10 साल। मैं शामक के साथ ही मैंने उनके साथ वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी सीखा है। मैंने बेली डांसिंग भी सीखी है। और जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने स्ट्रीट प्ले, माइन, ये सब कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो जो कीड़ा है या वो जो देन है वो मुझे मेरी माँ से मिला है। तो कब आपने सोचा कि अभिनय को अपना, मतलब जैसे आपने कहा कि डांस आपका शौक था, तो आप डांस में कुछ कर सकती थी, अभिनय की तरफ मुड़ने की क्या वजह रही फिर? ये था कॉलेज, क्योंकि मैं हमेशा से ही डांसर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे फिल्मों का भी शौक था। मैं फिल्में बहुत देखती भी थी। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ड्रामा एसोसिएशन की एक मेंबर थी। तो मैंने स्ट्रीट प्ले, माइम सब कुछ किया है। तो जब मैं ये कर रही थी तो करते वक्त उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज में एक इंटरेस्ट जाग रहा है, एक इच्छा आ रही है कि ये क्या है। और ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे डांसिंग भी इन्वॉल्व है, कि ऐसा नहीं कि आप अभिनय कर रहे हो, अभिनय के साथ डांसिंग की कुछ मुद्राएं होती हैं या कुछ भाव होते हैं जो आपको अभिनय में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे मजा आ रहा है। इंटरेस्ट से भी ज्यादा मुझे करने में मजा आ रहा था। तो मुझे लगा कि फिर, क्योंकि उसी दौरान आपको ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि तब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, कि आपको करियर चॉइस क्या है, क्या करना पड़ेगा आगे। तो फिर मैंने अपने माँ बाप से बोला था कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको करने के बाद अच्छा लगता है, कि यही मुझे करना है। तो वो जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि मुझे एक्टिंग में ही, अभिनय में कुछ करना है। जब आपने अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो उनकी पहली प्रतिक्रिया बहुत ही बढ़िया था। मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। इनफैक्ट मैंने FTI से 2 साल का एक्टिंग का कोर्स किया है, वो भी मैंने किया है क्योंकि वो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुंबई में अगर आप चले जाओगे, आपको पता नहीं है कला के बारे में उतना ज्यादा, और खैर जब मैं कॉलेज में तब उतना मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप किसी संस्था में जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहां से कला का ज्ञान प्राप्त कीजिए, वो जानिए कि वो होता क्या है। ऐसा ना हो कि आप बॉम्बे चले गए और आप खड़े अकेले कि अब क्या। तो उन्होंने कहा सही मीडियम में जाइए जो आपको उस कला का ज्ञान दे पाएगा, जो आपको उस कला के बारे में अच्छे से समझ दे पाएगा। तो उसी वजह से उन्होंने बोला कि आप देखिए, जो 2 इंस्टीट्यूट है, NSG, जो बड़े 2 NSG और FTI, इन दोनों में आप अप्लाई करके देखिए और फिर जो करना है करिए। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। ऐसा मेरे माँ बाप की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि मुझे अभिनय में कुछ करना है। तो आपके तो 2 साल की कोर्स रहा पुणे फिल्म संस्थान से, क्या एक्सपीरियंस रहे वहाँ के और क्या खास बात सीखी थी जो आप पहले से नहीं समझती थी?
मेरा तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है FTI से 2 साल का, क्योंकि मुझे नाटक के बारे में या कला के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था। जो भी कॉलेज में मैंने स्ट्रीट और माइम किया था वही जो मेरा था। तो और इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टूडेंट भी नहीं थी शुरुआत में। मेरे जो 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 पीयर्स है, जो कंटेम्प्रेरीज है, वो कमाल के एक्टर्स है। तो मैंने उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा था। तो करते 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 मेरे अंदर ये था भी, मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, मुझे इस चीज में बढ़िया करना है। जो अगर मैं किसी में अच्छी नहीं हूं या ये अगर मैं थोड़ा सा वीक पॉइंट है तो मुझे इसमें अपना स्ट्रेंथ बनाना है। जो मैंने एक चीज जो बहुत कमाल की चीज FTI के दौरान सीखी थी वो ये है कि आईने के सामने खड़े होकर कभी भी अभिनय नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैं यही करती थी। अच्छा। क्योंकि आपको ये होता है, पता नहीं बहुत सारे एक्टर्स या लोगों के साथ होता होगा जो भी इस फील्ड में है, कि आप एक सीन देखोगे और फिर आपको उसको अपने तरीके से करना चाहोगे। तो जब मैं वो करती थी इनिशियली, पहले FTI जाने से पहले, तो वो मैं आईने के सामने खड़े होके करती थी कि अच्छा ये होगा, ऐसे होगा, मैं शायद इस डायलॉग को ऐसे करके बोलूंगी। लेकिन जब मैंने FTI में गई थी मुझे तब पता चला कि आईने के सामने खड़े होके कभी भी अभिनय नहीं करना चाहिए। कि और ये एक चीज है जो सबसे पहले मैंने सीखा था जब मैंने एक्टिंग कोर्स शुरू किया था। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो मैंने सीखा था FTI से। आपने कहा कि FTI में जाने के बाद आपने एक बात सीखा कि शीशे के सामने कभी भी एक्टिंग करके नहीं सीखी जा सकती। ये सीख आने के बाद क्या फायदे आपको नजर आए? फिर मैंने देखा कि मैं एक सीन को अलग तरीके से करने को एक्सप्लोर करना सीखा मैंने। क्योंकि जब आप आईने के सामने करते हो तो आप देखते हो कि आप क्या कर रहे हो, और फिर आप एक वो बना लेते हो कि आप इतना एक्सप्रेशन दोगे, इतना गुस्सा दोगे, इतना हंसोगे, ये देखोगे, वो देखोगे। तो आपने एक सेट कर दिया, तो आप क्या हो गए, आप उस चीज में बंध गए, आपने खोला नहीं अपने आप को। लेकिन जब मैंने वो सीखा कि आईने के सामने आपको नहीं करना चाहिए, तो जब मैंने बिना आईने के, बगैर आईने के करना शुरू किया तो मैं खुल गई। तो मुझे पता चला कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। तो मुझे पता चला कि ये मेरी सीमा नहीं है, मैं इससे और ज्यादा आगे जा सकती हूँ, इससे थोड़ा सा और कर सकती हूँ। तो मैंने वो सीखा कि अपने आप को बांधने के बजाय छोड़ दो। ये मत सोचो कि इतना करना है, उतना करना है, इतना करूंगी, नहीं, पहले कर लो, पहले एक कर लो, उसके बाद। और करते हो क्या होता है ना, आप जब करते हो कोई सीन या जब अभिनय करते हो, आपके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको कितना करना है, कितना करने की जरूरत नहीं है। तो वो सोचने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। वो आईने को मत सोचने दो कि वो आईना नहीं आपको बताना चाहिए कि आपकी क्या सोच होनी चाहिए, वो आपकी खुद की क्षमता होनी चाहिए। पुणे फिल्म संस्थान की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मुंबई आना कैसे हुआ और करियर की शुरुआत कैसे हुई? क्या संघर्ष रहे? तो मुंबई जब पुणे इंस्टीट्यूट की खास बात ये कि एक बार जब पुणे इंस्टीट्यूट से जाते हो तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी यादें जुड़ जाती है। तो आपको लगता है कि आप अभी इन यादों से कैसे अपने आप को एकदम अलग कर पाओगे, बिछड़ पाओगे। तो सबसे पहले हमने यही किया था, मैं और मेरी दोस्त ने, कि हम लोगों ने बहुत जल्दी हम लोग निकल गए थे। हम लोग निकल गए बॉम्बे, आके हमने घर देखना शुरू कर दिया, ये कर दिया। 2007 को मैंने अपना कोर्स खत्म किया था। मुंबई में 2008 को आई थी फेब में। तो तभी से हमने रहना शुरू कर दिया बॉम्बे में। और बॉम्बे आते ही मुझे एक चीज का ज्ञान ये था कि मुझे पता था कि कुछ भी आसान नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। क्योंकि चाहे आप जैसे, मतलब मेरे कोई भी फैमिली में कोई इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करता है और कोई उस जगह को बिलोंग नहीं करता है। तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरे लिए चीजें आसान नहीं होंगी और मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार थी, मैं रेडी थी। मुझे स्ट्रगल से कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि 2 महीने करना है, 3 महीने करना है, 1 साल करना है, 4 साल करना है, ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत ही बढ़िया मेरे साथ जीवन में हुआ था कि जब मैं बॉम्बे आई थी, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ फोन कॉल किया था। अच्छा। और ये बहुत ही इमोशनल चीज है मेरे लिए, क्योंकि तो मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि कभी भी घबराना मत और डरना नहीं, खाना समय से खाते जाना, क्योंकि हमें पता है कि तुम वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करोगी और अपना बेस्ट दोगी। तो अगर हुआ तो बहुत कमाल की बात है, अगर नहीं भी हुआ तो भी बहुत कमाल की बात है, क्योंकि हमें पता है कि तुमने अपना 100% दिया है।
तो सबसे पहले ये चीज जब मैं बॉम्बे, मेरे माँ बाप ने कहा था मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल चीज है, क्योंकि किसी भी माँ बाप का इतना सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे माँ बाप खुद अगर मुझे बोल रहे हैं कि घबराना नहीं, बस करते जाना, हमें पता है सब अच्छे से होगा, नहीं हुआ हमारा है आशीर्वाद तुम्हारे सर के ऊपर। तो फिर उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा वो स्ट्रेंथ दिया, मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आया कि नहीं, तो वो क्या हो गया ना, तो वो चीज, वो पहला टेंशन आपको वही रहता है। तो जब वो टेंशन मेरे माँ बाप ने ले लिया, तो मेरा संघर्ष सिर्फ अपने कला के ऊपर ही था। करेक्ट। और मुझे पता था उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। तो फिर मेरा ऑडिशन चालू हो गया, ये हो गया सब कुछ मेरा, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एज एन एक्टर आप जो करते हो। फिर मैंने, मेरी पहली फिल्म थी नागेश कुकनूर के साथ, नागेश कुकनूर सर के साथ। तो उसका भी कमाल का इंसिडेंट ये था कि 4 महीने तक यहाँ वहाँ पर ऑडिशन देते गए। फिर मुझे पता चला मेरे दोस्त के वजह से कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और वो एक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं अभी भी। तो मैं गई, मैंने जब ऑडिशन दिया तो मैंने खुद देखा कि उस कैरेक्टर के लिए मैं वो 50वीं लड़की जो कैरेक्टर का ऑडिशन दे रही हूँ, और मैंने लिखा, तो मैंने दे दिया, ऑडिशन हो गया। उसके बाद वो जब मैं एफटीआई में थी, पेंडुल सर जो हमारे एचओडी थे एक्टिंग के, मुझे अभी भी याद है, पेंडुल सर ने एक चीज ये कहा था कि आप एक बार ऑडिशन दो तो फिर उसके बारे में भूल जाना, करेक्ट, कभी उसको याद मत करना, नहीं तो वो आपका ही अंदर अंदर आपको खींचता चला जाएगा। वो एक बार दे दिया, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा तो आप आगे बढ़ो। तो फिर मैं भूल गई थी, मैंने दिया, क्योंकि फिर आपको 2-3 और ऑडिशन देने थे, मिलना था, मेल करना था। फिर अगले दिन रात को मुझे उनके ही प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया था, और मैं लैपटॉप में कुछ पिक्चर्स मेल कर रही थी। तो मुझे कॉल आया कि नागेश कुकनूर ने, सर ने आपका ऑडिशन देखा है और आप इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो मुझे एक्चुअली लगा, मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है या कुछ है। तो मैं सवाल, जो उनकी चीफ एसोसिएट थी, सुप्रिया नाम है उनका, तो मैं उनसे फिर बोलने लगी कि आप यकीन से हो कि मैं अर्शिका हूँ, मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ और कोई और नहीं है, मैं ही थी, मैं जो कल आई थी। तो उसने भी, वो भी हंस रही थी बहुत ज्यादा। उसने कहा नहीं आप ही हो, आप सिलेक्ट हो गए हो रोल के लिए और ये रोल आप कर रहे हो। और वो जो मेरा दिन था, मैं मतलब लिटरली कूदने लगी थी, क्योंकि आप एफटीआई से आए 4-5 महीने के बाद आप नागेश सर के साथ एक फिल्म कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फिर वैसा मुझे मेरा पहला काम मिला था नागेश सर के साथ। क्या नाम था फिल्म का, क्या कैरेक्टर? ये हौसला फिल्म का नाम था। मैंने एक दलित महिला का किरदार निभाया था, दलित लड़की का किरदार निभाया था। लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हुई। हाँ, रिलीज नहीं हुई, बट फिल्म बहुत अच्छे से बनी है। आई थिंक सर भी कोशिश कर रहे हैं अभी भी उसको रिलीज करने के लिए, देखिए होपफुली रिलीज हो जाएगी। जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, पहली फिल्म रिलीज न हो, तो एक बहुत निराशा सी आ जाती थी। आपके साथ क्या हुआ था? ऑफ कोर्स, अंत में आप इंसान ही हो, आप एक फिल्म में अपना 100% देते हो, क्योंकि आपको ये होता है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पे आएगी। आप सबसे पहले मैं ये नहीं देखती हूँ कि इस फिल्म से मुझे कितने पैसे और ये फिल्म कितना कमाई या पैसे करने वाली है, क्योंकि मेरा ये है कि अगर ये फिल्म बड़े पर्दे पे आएगी तो लोग देखेंगे, जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा लोग मेरे काम को भी अप्रिशिएट करेंगे और मुझे उतना ज्यादा ही काम मिलेगा। उसी वजह से ही आप दूसरा काम भी करते हो। तो जब ये फिल्म मैंने की थी, हाँ दिमाग में आया था कि ये फिल्म रिलीज होगी, फिर अच्छे से लोग देखेंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसके बाद कमाल का मेरा करियर होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा शुरुआत अच्छे से हुई है। लेकिन हाँ, जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो दुख नहीं, पर हाँ एक वो तो था कि होनी चाहिए इंसान का एक वो मन जो चंचल होता है, वो था कि हो जाती तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर फिल्म रिलीज ना हो तो एज एन एक्टर आपको थोड़ा बुरा तो लगता ही है। उस चीज में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी बोलने के लिए कि नहीं बहुत कमाल की बात है, नहीं थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन फिर मैं अपने आप को ये भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप एक फिल्म में सिर्फ काम कर सकते हो, बाकी फिल्म रिलीज हो या उसका फ्यूचर क्या है वो आप नहीं तय कर सकते और वो आपको पता भी नहीं है। बहुत बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म भी रुक जाती है और बहुत छोटे प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज होके कमाल कर देती है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप उस समय उस स्थान पे अपना 100% दो, जिससे वहां के जो लोग देखे उनकी वजह से आपको और काम मिले। बिल्कुल सही।
तो मुझे वहां उस फिल्म के वजह से जिन लोगों ने मेरा काम देखा उसके वजह से मुझे और काम मिले, जिन उन्होंने मुझे रेकमेंड किया और जगह ऑडिशन के लिए। तो मेरा उसके बाद से मेरा ये हमेशा ये तय होता था कि रिलीज हो या ना हो वो मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद काम नहीं रुकना चाहिए। Correct. तो मैंने फिर उसके बाद अपना हर काम उसी सोच से किया कि मैं अपना 100% दूंगी। रिलीज होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी शायद उसमें कुछ अच्छा है। तो ये हौसला के बाद फिर करियर आगे कैसे बढ़ा? ये हौसला के बाद फिर उसके साथ मैं चंद्रप्रकाश द्विवेदी सर के साथ भी काम कर रही थी। इनफैक्ट मेरा पहला काम एक्चुअली उनके साथ था। मैं FTI के दौरान वो उपनिषद गंगा का जो सीरीज है वो शूट कर रहे थे। तो वो FTI में ऑडिशन के लिए आए थे। मैम आई हुई थी, एक्चुअली सर नहीं आए हुए थे। मैम और उनके साथ उनके एक असिस्टेंट आए हुए थे। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैम को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लग गया। फिर उन्होंने मुझे 3-4 सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया था। तो FTI के दौरान मैं वो कर रही थी। उसके बाद मुझे नगेश सर का काम मिला। फिर मैं उपनिषद गंगा का सीरीज भी कर रही थी सर के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट अगली फिल्म थी वो थी मेरी सीमा कपूर के साथ। अच्छा। ये NFDC की एक फिल्म थी, हार्ट द वीकली बाजार। इसमें यशपाल शर्मा, दिव्या दत्ता और मुकेश तिवारी ये सारे कलाकार थे। अर्चना पूरन सिंह भी थी इसमें। तो ये सब इनको सबको लेके ये फिल्म बनाई गई थी। हाथ दे बाजार में दिव्या दत्ता और यशपाल शर्मा वगैरह सारे उस वक्त बड़े कलाकार थे। क्या अनुभव हुए थे उनके साथ काम करने के? मुझे तो बहुत मजा आया था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, क्योंकि मेरा जो रोल था वो दिव्या दत्ता और मैं ऑलमोस्ट पैरेलल लीड थे हम दोनों। तो ऐसा शुरुआत में ऐसा था कि अच्छा दिव्या दत्ता के साथ काम कर रही हूँ, मुकेश तिवारी है, यशपाल शर्मा है, ये सब है। बट मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा अपने काम पे हावी नहीं होने दिया, क्योंकि कैमरा के सामने सभी अभिनय कर रहे हैं, सभी कलाकार हैं, सभी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। कोई भी दिव्या दत्ता, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा नहीं है। तो जब मैं कैमरा के सामने होती थी तो मैं उन सबको एज अ कैरेक्टर देखती थी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बगैर मैंने उन लोगों से बहुत सीखा भी। मैंने मुकेश तिवारी से बहुत कुछ सीखा, मैंने यशपाल शर्मा से बहुत कुछ सीखा, दिव्या दत्ता से बहुत कुछ सीखा। जब ये लोग अपना कोई सीन करते थे तो मैं देखती थी कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या सोच में कर रहे हैं, क्या करते हैं उससे आगे और पहले। तो ये सब कुछ मैंने सीखा और मुझे बहुत मजा आया था उस फिल्म में काम करते वक्त। आपने उपनिषद गंगा किया, उस वक्त तो बहुत ज्यादा उससे कोई प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन लॉकडाउन उसमें टीवी पर आया। तो उससे आपको क्या फायदा और किस ढंग रिस्पांस आया आपको? बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे, बहुत ज्यादा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, आई थिंक ये सर का प्यार है मेरे लिए। मेरे कुछ एपिसोड है जो एकदम वायरल हो गए थे, कुछ सीन है जो वायरल हो गए थे। और सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरे दोस्त, मेरी मम्मी के दोस्त, वो सब वीडियोस भेज रहे मेरी मम्मी को कि अरे ये आपकी बेटी है ना, अरे ये आपकी बेटी है ना। मेरी माँ मुझे भेजी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी बहुत लोगों ने बहुत मैसेजेस आए कि हमने आपको उपनिषद गंगा में देखा, आपका ये किरदार हमें अच्छा लगा, वो किरदार अच्छा लगा। तो मैंने फिर द्विवेदी सर से कहा कि सर मैं तो वायरल हो गई हूँ, मैं तो आई थिंक लॉकडाउन मेरे लिए बना है, शायद बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मतलब उपनिषद गंगा सब लोगों ने देखना शुरू हो गया था। तो मुझे बहुत फायदा हो गया था कि क्योंकि उस वजह से लोग मुझे मतलब अच्छा लगता है जब रैंडम कोई आपके फैंस आपको इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हो, सोशल मीडिया में मैसेज कर रहे हो कि मैम आपको देखा, आपका काम बहुत बढ़िया लगा। तो मेरे लिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। आपने नसीरुद्दीन शाह के साथ भी कोई फिल्म की थी, वो कैसे मिली थी, क्या उसका रिस्पांस मिला था फिर? उस फिल्म का नाम था चार्ली के चक्कर में। मनीष गुप्ता बोल के एक डायरेक्टर, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। वो फिल्म भी आई थिंक ऐसे बनते बन गई, क्योंकि ये सब जो दोस्त थे, अमित तिवारी भी थे उस फिल्म में, उनको प्रोड्यूस भी किया था अमित तिवारी ने। तो वो लोग बैठ के वो लोग लिख रहे थे और वो लोग कुछ ऐसा ही कुछ थ्रिलर टाइप का बनाना चाहते थे। और उस टाइम पे अमित नसीर सर के साथ उनके मोटले में प्ले भी कर रहे थे। तो उन्होंने वो कहानी नसीर सर को सुनाई, नसीर सर को बहुत बढ़िया लग गई। और उसमें मैंने एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है जो कि मुंबईया टाइप की भाषा बोलती है। वो जो मैं अपने जीवन में कभी गाली गलौज नहीं देती हूँ, पर वो किरदार में आपको गाली भी देनी थी, आपको थोड़ा सा एक इंटरोगेशन राउंड भी था। फिर आप नसीर सर के साथ मेरे बहुत सारे सीन थे।
तो वैसे मुझे मिला, क्योंकि मैं अमित को बहुत पहले से जानती थी, तो ऑफ कोर्स उसने मेरा ऑडिशन लिया, उन्होंने और डायरेक्टर ने, मनीष ने, फिर जाके मुझे वो रोल मिल गया। फिर जब रिलीज हुई, फ्रैंकली फिल्म का रिस्पॉन्स उतना भी बुरा नहीं था, लोगों को बहुत पसंद आया था, जितने भी लोगों ने उनको देखा था, जितने भी मेरे जानने वालों ने देखा था, और मेरा काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे जान पहचान वालों ने भी मुझे फोन करके, मैसेज करके बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पूछ भी रहे थे कि नसीर सर के साथ काम किया है। हाँ, मैं तो खुश हूँ, सर का पता नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। नसीर साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, तो जब उनके साथ आपने काम किया, उनके साथ आपकी बातचीत भी होगी, तो क्या सिनेमा को लेकर कोई बातचीत हुई और आपने क्या सीखा उनसे? हाँ, बिल्कुल सिनेमा को लेके बातचीत होती थी, क्योंकि नसीर सर ने भी नगेश सर के साथ काम किया है, मैंने भी काम किया है, तो वो जब लिंक जुड़ गया तो सर फिर उनकी बातचीत हो रही थी, फिर सिनेमा को लेके बातचीत हो रही थी, एफटीआई को लेके बातचीत हो रही थी, क्योंकि सर भी एफटीआई से है, तो एक वो एक तार जुड़ जाता है अपने आप में। और फिर उनके साथ काम करते वक्त मुझे बहुत मजा आया था। हाँ, मैं बोलूंगी कि शुरुआत में एक थोड़ा सा अंदर दुख हो भी रहा था, हल्का सा डर भी लग रहा था, क्योंकि आफ्टर वो नसीरुद्दीन शाह है, लेकिन वही है जो मैंने आपको पहले बोला कि कैमरा में आते वक्त मैंने बस उनको एज कैरेक्टर देखा और नसीरुद्दीन शाह नहीं देखा, क्योंकि मेरे साथ जो जितने भी क्रू मेंबर थे ना, वो भी घबराए हुए थे कि अच्छा इसके साथ, इसका नसीर सर के साथ सीन्स है, डायलॉग्स ना भूल जाए, ये ना भूल जाए, वो ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, लेकिन मैंने वो सब चीजें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने बस अपने किरदार पे अपने ऊपर भरोसा रखा, और मुझे पता है कि मैं इसको अच्छे से करूंगी, और सर थे, और मुझे पता है कि सर भी मुझे हेल्प करेंगे, और नसीर सर ने मुझे हेल्प किया भी था कि एज एन इंस्पेक्टर आपको कैसे खड़े रहना है, सल्यूट कैसे करना है, कैसे चलना है, तो उन सब चीजों में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। तो वो जब हेल्प आ गया था तो एक कंफर्ट लेवल अपने आप जुड़ गया, तो फिर वो जो होती है ना, वो एक जो वो एक लाइन होता है, एक वो कि एक बड़े होने का और आप छोटे, तो वो लाइन मिट गई थी, वो रिस्पेक्ट था, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, अभी कंफर्टेबल मामला हो गया है, तो अभी सीन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब सर अगर हेल्प अपने तरफ से कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि सीन अच्छे से हो, शायद उनको भी मेरा कुछ अच्छा लग गया इसलिए वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो फिर उस तरीके से हमने सीन किया और मुझे बहुत बहुत मजा आया था उनके साथ। उसके बाद कौन कौन सी फिल्में की? उसके बाद मैंने एक मलयालम फिल्म की थी, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ बोल के, जो अभी बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, जो नेपाल में गई है, आपके रशिया मॉस्को में गई है, फिर त्रिपुरा में उस फिल्म को अवार्ड भी मिला है। सनी जोसेफ सर है, जो साउथ के बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर है, वो भी एफटीआई से है, उनका फर्स्ट डेब्यू है ये, डायरेक्टर डेब्यू, तो मैंने ये वाली फिल्म की थी। उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म की थी, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आन्या लाते बोल के उसकी डायरेक्टर है, जो इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो HBO और आपके एप्पल के साथ बहुत सारे सीरीज कर रही है। उसमें अंकुर थे, तो वो भी, उसमें मैं एक सेरोगेट मदर का मैंने किरदार निभाया था, वो सारा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे काम करने में बहुत मजा आया था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन नाम है उस फिल्म का। फिर उसके बाद आपकी वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी में मैंने काम किया, जो कि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट थी और बहुत बड़े लेवल पे उसका शूट किया गया था, वो फिल्म की मैंने। उसके बाद मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार समझती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम, जब लॉकडाउन खुला, तब मैंने एक फिल्म की थी माली बोल के, शिव बोल के एक डायरेक्टर है, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, सोनाली ने उनको लिखा है और प्रोड्यूस भी किया है। वो प्रज्ञा कपूर है जो उनको अभी प्रोड्यूस करके उन फिल्म को अलग अलग जगह पे लेके जा रही है फेस्टिवल्स में। उसके बाद मैंने छत्रपति किया, फिर मैंने MX प्लेयर के साथ वेब सीरीज किया, उसके बीच में मैंने हंगामा के साथ एक वेब सीरीज किया था, डैमेज बोल के, आरंभ सिंह राजपूत उनके डायरेक्टर है। फिर मैंने इरोस नाव के साथ काम किया है। उसके बाद छत्रपति के बाद अभी मैंने नेपाल में शूट किया था एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए, शेमलेस बोल के, द शेमलेस। कॉन्स्टेंटीन बोल के एक डायरेक्टर है, बल्गेरियन डायरेक्टर है, जिन्होंने उनको डायरेक्ट किया है, और इनको प्रोड्यूस किया है फ्रेंच, स्विस और नेपाल प्रोडक्शन हाउस ने, और ये अभी ऑलमोस्ट रेडी होने के कगार में है, और ये अभी बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाएगी। सो ये सब है। और ऑफ कोर्स लोमड़ की है मैंने, जो वर्ल्ड की पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिंगल टेक फीचर फिल्म है। आपने जितना भी काम किया, कहीं ना कहीं
कलात्मक ज्यादा रहा, हाँ जिसको कहते हैं ना कमर्शियल सक्सेस हाँ, होनी चाहिए बॉलीवुड में, हाँ, वो नहीं है। हाँ। तो ये कोई खास आपने सोच कर रखा था कि मुझे कमर्शियल नहीं करना है या क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच के रखा हुआ था। जो भी मुझे मिल रहा था मैं वो कर रही थी, जो मुझे अच्छा मिल रहा था वो मैं कर रही थी। अगर मुझे कमर्शियल मिले तो मैं कमर्शियल भी करूंगी, बहुत खुशी खुशी करूंगी, क्योंकि एट द एंड मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा काम है कला को करना, और ये नहीं चूज करना कि भाई यही करना है वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फुली अगर मुझे कमर्शियल फिल्म मिले, फिंगर क्रॉस, तो मैं पक्का से करूंगी। लेकिन जो जो फिल्म मुझे मिल रही थी और जो जो काम मुझे मिल रहा था, उनमें से जो भी मुझे लगा ये बेस्ट है मेरे लिए, मैंने वो किया। आपने विरोज नाव के साथ फ्लैश हाँ, वेब सीरीज की थी, जो कि एक बहुत ही अलग बोल्ड सब्जेक्ट था। हाँ। उससे जुड़ना कैसे हुआ था और उस सब्जेक्ट के साथ आप कितना वाकिफ थी पहले से, क्या क्या चेंजेस आपने देखे फिर? उस कविर सिन्हा बोल के कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्होंने इस सीरीज का कास्टिंग किया है, तो उसके वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, इस सीरीज के साथ जुड़ी हूँ, फ्लैश बोल के। उससे पहले ऐसा नहीं था कि इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता था। ऑफकोर्स इस सब्जेक्ट के मुझे बारे में पता था, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी स्क्रिप्ट को, तो मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में और बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं ये कहूंगी, जब मैं पढ़ रही थी, दानिश सर ने क्योंकि दानिश सर ने इसको लिखी है, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, तो जब मैंने पढ़ा था तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, इतने डेप्थ में होता है, इस तरीके के हादसे होते हैं। क्योंकि पहले आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हो, टीवी पे देखते हो, आप एक सोच रखते हो, लेकिन आप अंदर तक नहीं जाते हो, क्योंकि आप बस उसके बारे में एक सोच रखना चाहते हो जिससे डिस्कशन पे जा पाओ। लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो तो फिर आप उसके अंदर तक जाते हो, उसके बारे में और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो। तो तब जाके मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। जब सीरीज स्ट्रीम हुई तो किस ढंग के रिस्पॉन्स मिले थे, किस ढंग के आपके पास मैसेज आए? मेरे पास है, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स नहीं थे, तो मेरे उतने रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। इस सीरीज ने कमाल किया था। मुझे कुछ वैसे मैसेजेस नहीं मिले थे, जिन्होंने मैसेज किया था उन्होंने मेरे काम को सराहा था। तो होपफुली जिन्होंने उसके अंदर वैसे सीन्स किए थे, आई एम श्योर उनको भी अच्छे रिस्पॉन्स ही मिले होंगे। ऑडियंस ने अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो कुछ अच्छा लगा हो उनको जरूर सीरीज में। आपने 3 इंटरनेशनल फिल्में करनी थी, इन फिल्मों के साथ जुड़ना कैसे हुआ? सबसे पहले जो आपने शॉर्ट फिल्म थी वो कहाँ से मिली थी, कैसे संपर्क हुआ था? तो वो संपर्क मुझे मेरे एक बैचमेट के थ्रू हुआ था। तो फिर मैंने किया, तो वो जो डायरेक्टर है आनिया लाते, तो उसमें ज्यादा उसने मुझे इंटरनेशनल फिल्म में ज्यादा भी ऐसा ऑडिशन मामला बहुत कम होता है। वो लोग बहुत ज्यादा रीडिंग पे ध्यान देते हैं कि वो आपसे बहुत बार स्क्रिप्ट को पढ़ाएंगे ये जानने के लिए कि आप उस किरदार को कर पाओगे कि नहीं। वो मतलब लुक से भी ज्यादा वो देखते हैं कि आप कितने कंफर्टेबली उस कैरेक्टर को पढ़ पाते हो। तो मैंने पहले 2 रीडिंग में ही आन्या को मेरा अच्छा लग गया था रीडिंग, तो फिर उसके बाद मैंने उस इंटरनेशनल फिल्म से मैं जुड़ी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी के टाइम पे हनी त्रिहान बोल के है एक कास्टिंग डायरेक्टर, वो उस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। करण बजाज जो उनके असिस्टेंट रह चुके हैं, वो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, और मेरा काम देखते वक्त मैम को, स्वाति बिसे मैम को मेरा काम बहुत अच्छा लग गया। तो फिर उन्होंने मुझे झलकारी बाई का किरदार दिया था इस फिल्म के लिए, तो वैसा मुझे मिला। जो मैंने शेमलेस की थी, अगेन पराग मेहता बोल के कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मेरा इनफैक्ट ऑडिशन लेने उस फिल्म में भी मेरा कुछ ये हौसला की तरह हो गया था कि मैंने लिया, और उसके बाद मुझे अगले दिन ही असिस्टेंट का फोन आ गया कि आपको डायरेक्टर ने लॉक कर दिया है। तो मेरे लिए अच्छा, क्योंकि बहुत कभी कभी क्योंकि आप समय के इतने आदी हो जाते हो ना, तो कभी कभी कुछ चीज जो आपको जल्दी मिल जाता है, आप उसको यकीन करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हो कि ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा समय लगना चाहिए। तो लेकिन पर मैंने ऐसे देखा है, मेरे साथ होता है, अगर काम मिलने को होता है तो झट से मिल जाएगा, आपको उसके लिए उतना वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट डे मैंने डायरेक्टर से जूम कॉल में बात की, और डायरेक्टर बोला कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लग गया था। फिर मैंने उनको बोल दिया था कि अब आप ऑडिशन रोक दीजिए, मुझे मेरा किरदार मिल गया है। तो जब आपको आपके अपने डायरेक्टर से ये बातें सुनने को मिलती है एज एन एक्टर, बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप सही दिशा में हो, और हाँ, आपने जो करियर चूज किया है, आपने सही करियर चूज किया है।
सेमलेस किस तरह की फिल्म है, क्या है उसमें, आप क्या कर रही हैं, जितना बता सकें? हाँ, जितना मैं बता सकती हूँ। तो शेमलेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। अच्छा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। उनको अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहूँ तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इमोशंस के ऊपर है। तो यहाँ पे ड्रामा भी है, यहाँ पे थ्रिलर भी है, और उनके उनके इमोशंस को लेके फिल्म बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है मतलब जैसे हम रेगुलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की फिल्म्स देखते हैं उस वैसी नहीं है, थोड़ी अलग टाइप की है। ह्यूमन इमोशंस को लेके इस फिल्म को कॉन्सेंट्रेट ने बनाई है। चलिए, एक चीज और है कि इस फिल्म को नेपाल में ही शूट किया गया, इसकी हाँ। कोई खास वजह थी? पहले वो क्योंकि नेपाल में चीजें अच्छे से बैठ जा रही थी, वो पहले इंडिया में भी शूट करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके लिए चीजें बैठ नहीं रही थी कुछ चीजें। और फिर वो डायरेक्टर की भी एक सोच होती है, एक दिमाग का एक वो होता है, एक नजरिया होता है, नहीं मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए ये। और जब कॉन्स्टेंटीन से जब मेरी बात हुई थी 2022 में, तब उन्होंने मुझे बोला था कि ये शूट वो नेपाल में करना चाहते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे नेपाल वैसे भी जाने का बहुत मन था। और फिर जब पूरी फिल्म ही आप नेपाल में शूट कर रहे हो, एक अलग देश आप देखोगे, एक अलग जगह देखोगे, तो उसमें शूट करने में एक मजा ही आता है। और वैसे मुझे आउटडोर शूट बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर, क्योंकि आप हमेशा क्योंकि एज एन एक्टर और वैसे भी हम लोग ऐसे ऐसे जगह शूट करते हैं जहां पे एज ए टूरिस्ट आप कभी नहीं जा पाओगे, तो फिर आप उस चीज को और उस जगह को और बेहतर तरीके से देख सकते हो। तो इसी वजह से वो नेपाल में शूट हुआ था, क्योंकि चीजें अच्छे से बैठ गई थी, उनकी स्टोरी भी अच्छे से बैठ गई थी वहां पे। आपने 3 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर लिए, यहाँ लोग एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में छोटा सा किरदार निभाते हैं और हवा खड़ा कर देते हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मैं याद रखूंगी करने के लिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि, और मैंने ये हमेशा से माना है कि जो हवा है वो मेरा काम को खड़ा करना चाहिए, मेरे खड़े करने की वजह से ज्यादा। और जहां 3 इंटरनेशनल फिल्में जहां पे भी मैंने काम किया है, जितने लोगों भी मेरे काम को देखा है, उन सब ने ही मेरा काम पसंद किया है। ये जो शेमलेस मैंने जो करके आई हूँ, सब लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि उनकी सारी क्रू मेंबर ही इंटरनेशनल थी, चाहे वो डीओपी हो, गैफर हो, फोकस पुलर हो। हम एक्चुअली प्रोडक्शन डिजाइनर इंडिया से थी, जो राइटर है, जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है वो इंडिया से है, पूजा। लेकिन बाकी जो फर्स्ट एडी है वो सारे इंटरनेशनल थे। तो उन लोग, मुझे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे काम को देख के मुझे बोलते हैं कि वाह क्या काम किया है, और जब ये बोलते हैं कि हम आपको पहले, हमने आपका काम क्यों नहीं देखा, या आप कहाँ थी। तो ये सुनने में मुझे बहुत वो होता है ना, एक वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एड्रेनल रश आता है कि अरे वाह बहुत बढ़िया है। तो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। अब जब मैं इनफैक्ट अपने काम को बहुत बड़े से तब बोलूंगी जब वो बोलने लायक होगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये रिलीज हो रही है, अब मैं इसके बारे में बोल सकती हूँ। और मैं चाहे, मुझे पता है कि मैं चाहे कितना भी क्यों ना बोल दूं, उसके बाद जब तक आप नहीं देखोगे उसको बड़े पर्दे पे और आप मेरे बारे में नहीं बोलोगे, तो मैं अगर खुद के बारे में बोलती रहूं तो उसका कोई फायदा और मायने नहीं रखता। किसी भी किरदार को निभाने में लुक और वेशभूषा, कॉस्ट्यूम कितनी मददगार साबित होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। जब मैं वर्कशॉप में भी जाती हूँ और वर्कशॉप में हम अपने कपड़े पहनते हैं, अपने तरीके से स्टाइल करके जाते हैं, तो सीने का अलग तरीके से होता है। लेकिन जब आप कॉस्ट्यूम पहनते हो, जब आप मेकअप लगाते हो, जब आप बालों को अपने कैरेक्टर के तरीके से बांधते हो, जब आप इनफैक्ट जो ज्वेलरी है, वो जो ज्वेलरी भी पहनते हो, वो पहनने के बाद आपका एक वो किरदार को देखने का नजरिया बदल जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाता है। और वो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप उसको पहले अगर आप यहां तक थे, तो फिर वो उस चीज को यहां तक लेके जाता है, क्योंकि तब वो आपका किरदार बन जाता है, वो आपकी वेशभूषा बन जाती है, वो आप बन जाते हो, आप वो किरदार में घुस जाते हो। क्योंकि उससे पहले आप उस किरदार में थे, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी थे, लेकिन कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी और सब पहनने के बाद आप पूरा वो किरदार बन गए हो, और आप नहीं हो, आप बस अभी अपने आप को उस किरदार के हिसाब से देख रहे हो
और सोच रहे हो, तो वो बहुत मदद करता है, बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि किसी भी किरदार को निभाने के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक तो कलाकार के जीवन के अनुभव हाँ और दूसरा उसकी कल्पना शक्ति। हाँ। आप किस ढंग से इन दोनों चीज़ों का उपयोग करती हैं? मैं जहां पे, क्योंकि अनुभव आप हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर किरदार का अनुभव आपको नहीं हो सकता है, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो जो मुझे लगता है कि ये मैं अपने अनुभव से इस किरदार को मैं सोच समझ सकती हूँ, इसको कर सकती हूँ, तो वह मैं करती हूँ। लेकिन जहां पे मुझे लगता है कि ये इसमें मेरा उतना अनुभव नहीं है, तो फिर मैं उस किरदार के बारे में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, डिस्कस करती हूँ अपने डायरेक्टर से और सोचती हूँ कि इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो कैसे रहेगा। और मैं ये भी करने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारी सोच में है उसको उसको उसी तरह से ना करो, थोड़ा सा अपनापन भी लाओ, क्योंकि अंत में वो किरदार मैं कर रही हूँ। करेक्ट। तो मेरा अपनापन, मेरा थोड़ा सा उसमें वो तो रहेगा ही, कि वो छौंक तो रहेगा ही। तो वो छौंक मैं अपना देती हूँ उस किरदार में। मैं उस किरदार को जैसा लोग उसको सोचते हैं उस तरीके से करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको अपना बनाती हूँ कि अगर मैं होती तो मैं कैसे चलती, तो मैं हाथ को कैसे करती, मैं देखती कैसे, मैं इसको एक्सप्रेशंस कैसे देखती, मैं सुनती कैसे। तो मैं थोड़ा बहुत उसका अपना बनाने की भी कोशिश करती हूँ, जिससे वो मेरा भी रहे, वो मेरा एक हिस्सा रहे। तो फिर तो तभी मैं उस किरदार को समझ पाऊंगी, उसको फील कर पाऊंगी, उससे जुड़ पाऊंगी, नहीं तो वो बहुत ही अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपने कहा कि आप 3 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू कर दिया था और डांस में आपकी बहुत रुचि थी। हाँ। आप डांस में कुछ कर रही हैं, भूल गई एकदम? नहीं मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मैं अभी भी डांस करती हूँ जब भी समय में। तो डांस मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है। जब मैं हर एक के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी होता है, हर एक कलाकार के जीवन में होता है, जब आप थोड़ा सा लो फील करते हो, जब आपको लगता है कि आज कुछ सही नहीं हो रहा है, आज कुछ नहीं, तो फिर मैं डांस करती हूँ, मैं म्यूजिक चलाती हूँ, डांस करती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं देखती हूँ, फिर खुद के वीडियोस भी बनाती हूँ। तो नहीं, मैं डांस मेरे अंदर से कभी नहीं छूट सकता है। सिनेमा में आ रहे बदलाव को किस तरह से देखती हैं? सिनेमा में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा बदलाव हो रहे हैं, और उस बदलाव की वजह से हमको बहुत काम मिल रहा है। लोग हमारे काम को भी देख रहे हैं, लोग ये भी जान पा रहे हैं कि ये सारे एक्टर्स भी हैं इंडस्ट्री में जो और आगे बढ़ना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ये बदलाव जो है, ये मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा बदलाव है, और बहुत अच्छे तरीके से बदलाव हो रहा है। जो ऑडियंस भी है इस बदलाव को एक्सेप्ट कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से सिनेमाघरों में फिल्में नहीं चल रही हैं, तो क्या OTT से सिनेमा को नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि हाँ, ये हो गया है कि लोगों के पास चॉइस आ गई है। OTT की वजह से लोगों के पास चॉइस आ गई है कि अब वो सिनेमा वो OTT में देखना चाहेंगे या बड़े पर्दे पे देखना चाहेंगे। लेकिन जो कुछ सिनेमा है जो बड़े पर्दे पे ही आप देख सकते हो, और वो बड़े पर्दे पे चल भी रही है, तो उस चीज में कुछ उतना नहीं हुआ है, उतना बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, कोविड के टाइम पे था, उस चीज पे मैं बिल्कुल भी उस चीज से मना नहीं करूंगी, लेकिन अब जाके वो बीच में आ गया है कि अभी ऑडियंस के पास चॉइस आ गई है। अब चॉइस आने की वजह से वो सोच रहे हैं कि ये मैं यहाँ पे देखूं या ये मैं बड़े पर्दे पे देखूं, और जो उनको मन करता है बड़े पर्दे पे देखने के लिए वो बड़े पर्दे पे देखते हैं, जो OTT में देखते हैं वो OTT में देखते हैं। और अभी तो इतने सारे वेब सीरीज आने लगे हैं OTT में कि जो कि बहुत अच्छा हो गया है, लोग देख भी रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और उसी वजह से बाकी कलाकारों को काम भी मिल रहा है। आपने 3 तरह के काम किए हैं, एक तो सोशल फिल्में की हैं, सीरीज की हैं, या मैथोलॉजी की है, या हिस्टोरिकल की है। आपको इनमें से कहाँ ज़्यादा सहजता महसूस होती है, तो किसमें आपकी ज़्यादा रुचि होती है? एक्चुअली मुझे जो भी काम मिलता है मैं उसको अपनी रुचि बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैंने माइथोलॉजिकल किया था, उस पे मैंने अपने जबान को कैसे, जबान की अच्छी पकड़ होनी चाहिए उसके बारे में मैंने सीखा, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज का बहुत मायने रखता है। द्विवेदी सर जब लिखते हैं तो उसका एक रीजन होता है, वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, तो उसका उच्चारण कैसे करना है, उस उच्चारण के साथ किरदार को भी आपको निभाना है, उस कैरेक्टर को भी अच्छे से निभाना है।
तो मैंने सोशल फिल्म भी की है, मैंने उससे भी सीखा है। जैसे मैंने माली बोल के एक फिल्म की है, उसमें मैंने बाइपोलर का एक कैरेक्टर निभाया जो मैंने पहली बार किया अपने जीवन पे। तो जब मैं कर रही थी और जब मैं अब जैसे वो मेरा अनुभव नहीं है, करेक्ट। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे डायरेक्टर ने भी, शिव ने भी बहुत हेल्प किया था, कुछ वीडियोस भेजे थे, तो मैंने वो वीडियोस देखा, लेकिन उस वीडियोस को देखे मैंने उसको समझा और फिर अपना उसके अंदर डालने की कोशिश की। तो अभी जब मैं वो सोशल सब्जेक्ट पे काम कर रही थी, तो उसको करते हुए मुझे मजा आया, क्योंकि आप एक बाइपोलर की जिंदगी निभा रहे हो, आप उसके हर डे टू डे लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मुझे वो किरदार करने में भी बहुत मजा आया। और फिर मुझे छत्रपति जैसी फिल्म करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज उसमें आप एक बड़े लेवल पे फिल्म कर रहे हो, बड़े लोगों के साथ कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, सारे बड़े लोग हैं, उसमें भी बड़ा मजा आता है आपको काम करने के लिए। तो मैं कोई भी काम, सब काम ये सोच के करती हूँ कि ये काम मुझे अच्छा लगेगा और इसी वजह से मैं वो काम लेती हूँ। जैसे पहले भी मैंने बोला है कि मैं काम लेती हूँ क्योंकि वो मुझे काम अच्छा लगता है। मैं काम ये नहीं लेती हूँ ये सोच के कि इसमें मेरा कितना फायदा है या ये शायद यही मेरा जॉनरा है, नहीं। मुझे हर तरीके का काम करने पसंद आता है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सोशल सब्जेक्ट भी क्यों ना हो, और वो चाहे माइथोलॉजिकल भी क्यों ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि छत्रपति जैसी फिल्में ये सफल हो जाती हैं बड़े स्तर पर, तो उसके फायदे अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक फिल्म की सफलता और सफलता आपके हाथ में नहीं है, तो आप बस अपना अच्छा काम दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला है, अब ऑडियंस उसको किस नजरिए से देख रही है, किस तरीके से देख रही है, क्या सोच के देख रही है, वो आप नहीं सोच सकते हो। लेकिन जब वही बात है, जब फिल्म का प्रीमियर भी हो रहा था, अब जैसे पर्दे पे दिखती हूँ और जैसे असली जीवन पे दिखती हूँ, मैं बहुत अलग दिखती हूँ। तो लोग कभी कभी मुझे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब प्रीमियर के टाइम पे जब कुछ लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे, तो मैं समझ रही थी कि वो पहचान गए मुझे, लेकिन फिर भी थोड़े से ऐसे कश्मकश में है कि जाऊं कि नहीं। लेकिन बहुत लोग आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि आपने ये किया है, आपने बहुत बढ़िया काम, उसमें मैंने एक ब्लाइंड माँ का रोल किया है, तो आपने कितना बढ़िया काम किया है। तो मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। अब फिल्म हिट हुई या नहीं हुई वो तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि भाई जब ऑडियंस जो वो पैसे दे उस फिल्म को देखने के लिए, वो जब बाहर आए तो वो मेरे बारे में पक्का से बात करे। और जब उन्होंने आके मुझे बोला तो मुझे लग गया मुझे सफलता मिल गई। बहुत अच्छी बात है। अब तक का जो आपका करियर है उसमें किस फिल्म को या किस सीरीज को आप टर्निंग पॉइंट मानती हैं? एक्चुअली टर्निंग पॉइंट तो मैं अपनी पहले सीरीज को भी मानती हूँ, जो मैंने डैमेज किया था आरम सिंह राजपूत के साथ, बिकॉज वो सीरीज मैंने अमित के साथ किया था, उसकी वाइफ बनी थी मैं, और काफी कमाल के सीन्स लिखे थे आरम ने, और वो सीरीज ने काफी कमाल का किया भी था। और इनफैक्ट लॉकडाउन में वो सीरीज और ज्यादा उस सीरीज ने कमाल किया था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों ने वो सीरीज देखा और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था। और उसके बाद मैंने जो भी MX प्लेयर के साथ एक सीरीज की है, वो भी मेरे लिए काफी वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट जो मैं कह पाऊंगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया है। सुशांत सिंह है उसमें, आपके सौरभ शुक्ला है, विनीत कुमार सर है, रणवीर शौरी है, शीबा चड्डा है, सीमा बिस्वास है, सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें। तो जब उनके साथ आप काम करते हो और उनको देखते हो काम करते वक्त, तो एक मजा आता है। और एक बड़े लेवल पे काम करने पे आपका भी एक लेवल अलग हो जाता है। जब लोग आएंगे, जब मैं डबिंग भी कर रही थी, अब वहां पे ये एक बिहार में इसका सेटअप है, तो जब मैं डबिंग भी कर रही थी, तो कभी भी लोगों ने मेरी, क्योंकि हिंदी थोड़ी साफ है, तो लेकिन जब मैं बिहारी बोल रही थी, लोगों ने सोचा जो डबिंग कर रहे थे कि मैम आपने तो कमाल का बोला है, जैसे वहां पे भी गाली गलौच है। मैं अपनी असल जिंदगी में गाली नहीं देती हूँ, लेकिन जब उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि अरे वाह, ये लगता नहीं है कि आप दे रही है, मैंने कहा मुझे भी लग नहीं रहा है सुनते वक्त। तो वो मेरे लिए काफी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल का काम है वो, तो मुझे काफी खुशी हुई वो काम मिलने के लिए। आपने नागेश कुकनूर के साथ काम किया, डॉक्टर चमका द्विवेदी के साथ काम किया, कुछ और नए लोगों के साथ भी काम किया, और 3 इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टरों के साथ काम किया। क्या फर्क महसूस किया इनके साथ काम करते हुए, और कहाँ आपको लगा कि ज्यादा कुछ सीखने को मिला? वो सीखना तो अपनी अपनी सोच होती है। आप हर काम पे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। एक काम आपने किया और मैं हर काम को
नए तरीके से लेती हूँ। मैं हमेशा ये नहीं सोचती ओह मैं अभी हो गई हूँ, इसमें मैंने परफेक्ट कर दिया, अब ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसा नहीं है। जब मैं नगेश सर के साथ काम कर रही थी, क्योंकि मेरा पहला बड़े पर्दे का काम था, फीचर फिल्म था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा था सर से। कैमरा एंगल के बारे में FTI से मैंने सीखा था और उन्होंने मुझे और बेहतर तरीके से सिखाया था। रिएक्शंस कैसे देने हैं, कैसे जब आप डायलॉग्स बोलते हो तो अगर एक्टर आपके सामने नहीं भी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि लुक कहाँ पे है उनका। ये सब कुछ मैंने नगेश सर की फिल्म में सीखा था। जब मैंने इंटरनेशनल फिल्म का और एक्चुअली आप जब एक काम करते हो, आप जब उससे कुछ सीखते हो, वो आपको मदद करता है दूसरा काम करने के लिए। तो हर एक फिल्म से मैं कुछ सीखती हूँ। अगर मैंने नगेश सर की फिल्म से कुछ सीखा है तो जो मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, मैंने उनके फिल्म से भी कुछ सीखा है कि जब व्यवस्था नहीं हो आपके पास तो बढ़िया कैसे करना चाहिए। तो जब व्यवस्था नहीं होती आपके पास, जब आपके पास बड़े बड़े चीजें नहीं होते, इक्विपमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन काम करने की वो जो क्षमता है, वो जो अंदर जो वो है, वो जो जील है, वो डिजायर है, वो रहना चाहिए। तो मैं उनसे भी सीखती हूँ कि जब कुछ नहीं भी हो तो भी सही आपको करना चाहिए। तो मैं उससे सीख के फिर अगला काम करती हूँ। जब मैं इंटरनेशनल फिल्म भी कर रही थी, क्योंकि मैंने ये सब काम किया हुआ है पहले से ही, तो मुझे उस फिल्म में और बेहतर तरीके से काम करने में मुझे मदद किया था। तो मुझे इन सब चीजों की जानकारी पहले से हो गई थी। तो मैं इन सब चीज को सोच के अलग तरीके से, क्योंकि आप नए एक्टर्स के साथ काम करते हो, तो फिर आप अलग तरीके से नए एक्टर्स के साथ काम करके इन सब चीजों को अपने सोच में रख के एक अलग चीज करने की कोशिश करते हो, फिर उसमें से आप कुछ नया सीखते हो। तो मैं अपने हर फिल्म से कुछ नया सीखती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज मैंने अगर अपने शेमलेस से कुछ सीखा है तो उसके बाद मैं अगले काम पे उसी से ही कुछ और सीखूंगी। तो एक काम आपको मदद करता है सीखने के लिए, उसी सीख को आप दूसरे काम पे लेके जाते हो और यही सीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। आपके शौक क्या है? शौक मुझे डांस का बहुत शौक है। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन है। मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है स्विमिंग करना। अभी मैंने पढ़ना भी, मतलब मैं पहले से एक्टिंग का पढ़ती थी, पर अभी मैंने अलग अलग किताबें पढ़ना शुरू किया। वो मेरी बहन की वजह से, थैंक यू, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा पढ़ती है, पढ़ने लिखने का उसको बहुत शौक है। तो अभी ये 4-5 सालों से मैंने पढ़ना शुरू किया है, किताबें, अलग अलग किताबें पढ़ रही हूँ मैं, और मुझे उसमें बहुत मजा आ रहा है। मुझे फिजिकल चीजें करने का बहुत अच्छा, मुझे एडवेंचरस फिजिकल चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, ये सब करना मुझे इसमें एक मजा आता है मुझे। अब तक आपने जो भी किताबें पढ़ी, कौन सी किताब आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और क्या ऐसी कोई किताब जिस पर आप चाहते हो फिल्म बने और आप कोई किरदार करें? अभी मैंने फिलहाल ही एक जापानीज राइटर है किएगो बोल के, उनकी मैंने एक किताब पढ़ी है, परेड, मर्डर इन द परेड बोल के। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, मर्डर मिस्ट्री के ऊपर है, थ्रिलर है, और मैं चाहती हूँ कि उसमें वो फिल्म बने। और एक्चुअली मैं 2 किरदार करना चाहती हूँ। एक तो जिसने मर्डर किया है, क्योंकि उसका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक लड़की का पार्ट है उसमें, एक इंस्पेक्टर लड़की का पार्ट है जो बहुत ही स्वीट और नाइव है। वो पार्ट मैं चाहती हूँ, वो पार्ट अगर कभी बने तो, अगर कोई सुन रहा है तो मैं चाहती हूँ ये 2 पार्ट मैं करूँ। और शिखा जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।